बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। दो लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता। अरे क्या ऐसे कैसे? हम मरेंगे 25 करोड़, वो मरेंगे 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, तो फायदा किसका हो गया? हमारा हो गया। इंडिया से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? आसिम मुनीर एक मुल्क दुश्मन है, उम्मा की पीठ में उसने खंजर घोंपा है अमेरिका में जाके। सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान इंडिया का। आपने देखा था 10 मई को हमने क्या किया। बदकिस्मती मैं कहूंगा जी, नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को। इंडिया खाली बातें करता है भाई, करेगा कुछ भी नहीं, हमको पता है। क्योंकि बचपन से आपके डीएनए में इंजेक्ट कर दिया कि इंडिया आपका दुश्मन है ही। दोस्तों, पाकिस्तान का राज खुल चुका है, ऑपरेशन सिंदूर वाला। इनके अपने ही लोग, अपने इनके जो टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने आके सोशल मीडिया पर राज खोल दिया। उन्होंने बताया भाई जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुआ था उसमें इंडिया ने कहां कहां पर ठुकाई किया था, पाकिस्तान को कितना तबाह किया था। बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। दो लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता। अरे क्या ऐसे कैसे? हम मरेंगे 25 करोड़, वो मरेंगे 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, तो फायदा किसका हो गया? हमारा हो गया। इंडिया से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? आसिम मुनीर एक मुल्क दुश्मन है, उम्मा की पीठ में उसने खंजर घोंपा है अमेरिका में जाके। सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान इंडिया का। आपने देखा था 10 मई को हमने क्या किया। बदकिस्मती मैं कहूंगा जी, नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को। इंडिया खाली बातें करता है भाई, करेगा कुछ भी नहीं, हमको पता है। क्योंकि बचपन से आपके डीएनए में इंजेक्ट कर दिया कि इंडिया आपका दुश्मन है ही। ठीक है, उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी। क्या कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे और सुन उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। आसिम मुनीर एक मुल्क दुश्मन है, उम्मा की पीठ में उसने खंजर घोंपा है अमेरिका में जाके। सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान इंडिया का। और चाइना भी दुश्मन है। चाइना के पास चूंकि मिसाइल पहले से था, अब इंडिया ने ये लॉन्च कर दिया है। अब अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुली हो जाती है, बिल्कुल कामयाब हो जाती है ना, तो इससे तो इंडिया की डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। और ये इंडिया जो है ना बांग्लादेश के साथ इसके हालात खराब है, लड़ रही है, यानी उनके साथ उनकी दुश्मनी है। ये इंडिया जो है ना डिफेंस की तरफ बहुत बढ़ रही है, अपनी बजट सारी डिफेंस पे खर्च कर रही है। और इंडिया ने जो है ना अभी K4 मिसाइल भी लॉन्च कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल, और जो न्यूक्लियर वेपन्स को मिसाल वो न्यूक्लियरी पावर्ड है। और ये सब मेरीन है ना। है नेतन्याहू खुल के कह चुका है कि किसी मुसलमान मुल्क को एटमी ताकत नहीं रहने देंगे या बनने देंगे। डॉक्यूमेंटेड बात है ये। ईरान को उसने कहा था कि हम बनने नहीं देंगे, और पाकिस्तान को हमने किसी न किसी तरह तबाह करना है कि उसके पास ऑलरेडी है। इंडिया ने जो इतना पावरफुल मिसाइल लॉन्च किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डॉक्टर कदीर खान जैसे मिसाइल जिसने बनाया हुआ है, तो हम लोग उनकी तरह टर्कियां नहीं मारते हैं। आपने देखा था प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विदिन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया, और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड के जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले ले, 130 दफा ले लें, हमें उसको सनम तुझे ले डूबेंगे। इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है। इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है। अगर हम पाड़ेंगे पहले उसके एटम बम मारेंगे, फिर हम सब मरेंगे। चलो हम मरेंगे 25 करोड़, वो मरेंगे 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, तो अंदर तो इंसानियत मर जाएगी ना। तो ये एटॉमिक जंग जो होगी तो इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी। मेरे ऐसे बातें वो आपने कभी नहीं सुनी होगी। LK अडवाणी था, लाल कृष्ण अडवाणी था, और लालू प्रसाद यादव था, और बाल ठाकरे था, और इन्होंने संगठन बनाया, पावरफुल जो बनाया, क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम को इन्होंने बनाया, बम्बई में लड़वाया, और क्या नाम है यूपी में लड़वाया, दिल्ली में लड़वाया। ये तो दहशतगर्द खुद दहशतगर्दी फैला रहा है। दाऊद इब्राहिम तो कहते कराची में बैठे हुए, इसी शहर के अंदर बैठा हुआ। दाऊद इब्राहिम जो है ये झूठ है, ये इसको मालूम है। दाऊद इब्राहिम, छोटा इजाज, छोटा शकील, ये कहाँ से उठे? हिंदुस्तान से उठे ना। अब ये बता बम्बई से तो उठे, लेकिन कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान के अंदर है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर किधर है? अगर है तो क्लिफ्टन में डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस में अगर है जो है ना, इसके ऊपर हिंदू या ईसाई राज करेंगे, क्योंकि हम कमजोर है, बुजदिल हम है, बेईमान है।
हमने चूड़िया पहने हैं, दुनिया का सबसे बुज़दिल हम है। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते, बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं, जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। को जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ है, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद GHQ के अंदर की है। अब उसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो GHQ के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं है। अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि ही इज प्रीटी लीन। आप जाहिर है उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिजिकली ही इज फिट, ही इज प्रीटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी। आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? नहीं 2 मिनट लगने, ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। अरे क्या ऐसे करेगा कुछ भी नहीं, हमको पता है, वो खाली धमकाता है हमको। अगर दम है, मैंने पहले बोला दम है इंडिया को, मोदी को दम है तो आ जाओ। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को मैं ललकारता हूँ, मैं नवीद अहमद देवबंदी उसको ललकारता हूँ। दम है तो आ जाओ बॉर्डर पे, बाकी बातें नहीं करो। मोदी जो है वो पहले से शरपसंद है। उसका एक संगठन है उधर बंबई में जिसका नाम है बाल ठाकरे, ठीक है, वो दहशतगर्द है। ये हिंदू इससे खुद तंग है, ये नहीं कि हिंदू से खुश है, हिंदू से खुद तंग है, दलित तंग है, दत्त तंग है, तिवारी, ये राजपूत राठौर वगैरह ये खुद इससे तंग है। मोदी दुनिया का दहशतगर्द बंदा जो है वो पहला मोदी है, दूसरा पे नेतन्याहू है, चौथा पे ट्रंप है। ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द है। और दुनिया में जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी क्या है वो इसने क्या, जर्मनी का क्या नाम था वो, हिटलर ने 30 मिलियन की 300 मिलियन यहूदियों को इसने मार दिया, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है। और इस वक्त इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो गजा में मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है। वो किसी को मुसलमान नहीं डरते हैं। मैं खुद आजाद कश्मीर गया, उधर LSE पे खड़ा होकर मैं जमात में गया, 40 दिन LSE पे खड़ा था उधर। मैं उस तरफ मोर्चे में देख रहा था, इंडियन मोर्चे में 1 बंदा था और इंडियन मोर्चे में 5 बंदे थे और हमारे मोर्चे में सिर्फ 2 बंदे बैठे हुए थे। हमारे पास क्या ताकत है, हमारे पास क्या पावर है, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उनके पास क्या है, उनको पेशाब करने का तरीका पता नहीं है और वो उठेंगे हमसे लड़ेंगे। वो मोदी तुम पाकिस्तान से लड़ेगा, आ जाओ इधर, मैं नवीद अहमद देवबंदी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सियासी तौर पे ना ये हमारे वाले उन वोट लेने के लिए उनकी गालियां देते हैं और वो हमें गालियां देते हैं वोट लेने के लिए, ये तो सियासत में चलता है। लेकिन ये अगर हम कहें कि अगर हाँ ये है कि हम जैसे कि हम एशिया में है, वो हम ये तो हम कह सकते हैं वो एशिया की वो पावर है, क्योंकि वो है हमसे बड़े हैं, काफी बड़े हैं, वो उनके पास पावर तो है, अथॉरिटी है। लेकिन ये है कि हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। इसके फायदा ये है क्योंकि इससे ना हमारी ट्रेड को बहुत फायदा होगा। इंडिया से ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं के साथ बुरा होता है और यहाँ पे भी हिंदुओं की बच्चियों को जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है। 25 को तकरीबन जो ना क्रिसमस था, आप किसी बिरादरी से भी आप जाके पूछ सकते हैं, पाकिस्तान में हिंदू है, ईसाई है। क्रिश्चियनों को तो यहाँ पे बड़ा सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल देती है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो प्रॉब्लम है उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू भी सही बिल्कुल प्रोटोकॉल में जो वो कारोबार करना चाहते कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि जो इंडिया में जो रूल है उसके हिसाब से मुसलमान ना आर्मी में जा सकते, काफी ऐसे रूल हैं जो किसी सरकारी जगह पे जॉब नहीं मिलती है। वो जगह पे आप जो ना वजारतें जाके देख ले, इतने वजारतें जो ना। चले मुझे किसी एक हिंदू का बताएं, कहाँ पे हिंदू बैठा हुआ है? मैं नाम भूला हूँ, कोई एक चावला है, वजीर है, सॉरी एक चावला है कोई, वो भी हिंदू है। आप किसी एक बिजनेसमैन हिंदू का नाम बता दें। बिजनेसमैन सर अभी आगे भी जो उनका बिजनेस ही ऊपर बातें करता है मोदी से अपना जो मुसलमान, अभी देखो 22 करोड़ आवाम मुसलमान पाकिस्तान में है, ठीक है, 40 करोड़ हिंदुस्तान का आबादी है मुसलमानों का, हमसे ज्यादा ट्रिपल उधर है। वो मुसलमान बेजार हो चुके हैं मोदी से कि अल्लाह करे ये मर जाए, हमारा जान छूटे इससे। अगर जंग छिड़ाने इंशाअल्लाह अजीज तो वहाँ के मुसलमान भी पाकिस्तान का साथ देंगे, क्योंकि वो उस फिरौन से फंस गया है। एक फिरौन वो था जो 70,000 बच्चे ज़बह करवाया, दूसरा फिरौन ये हमारे पड़ोसी इधर बैठा हुआ है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। नहीं, इंडिया के अंदर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, इंडियन मुसलमान आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? भाई बेजार है ना उनसे, इंडियन मुसलमान तो इंडिया के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए थोड़ी लड़ेंगे। अभी जंग के अंदर भी इंडियन मुसलमानों ने कहा था कि हम लोग इंडिया के लिए लड़ेंगे। वो कुछ मुसलमान ऐसे हैं
जो मजबूरन अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, वह कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बेजार हो आपके डीएनए में इंजेक्ट कर दिया कि इंडिया आपका दुश्मन है ही है, बिल्कुल हिंदू आपके खिलाफ है। मूवीज में उनकी देख लेते हैं। ऐसा है तो फिर हमारा हीरो भी सलमान खान है, ना कि अरबाज खान हमारा। मैं यही पूछने लगी थी, हीरो भी सलमान पसंद है, मूवीज भी उनकी पसंद है, बुमराह भी इंडिया है, तो फिर दुश्मनी किस चीज की है? वही टॉम एंड जेरी का खेल है ये, बस अल्लाह खैर करे, हमें दोनों मुल्कों सही होना चाहिए, लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। तो बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इंडिया से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले लग रहे हैं और बड़े से बड़ा ब्रांड इस वक्त जो है इंडिया के अंदर अपने यूनिट को सेटअप करने की बात कर रहा है। ये बांग्लादेश को भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल है, और पाकिस्तान को भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तमाम कंट्रीज पाकिस्तान से आर्मी मंगवाती है आजकल, बेशक कोई चीज मंगवाए ना मंगवाए, आर्मी मंगवाती है। इसराइल के लिए भी उन्होंने कहा कि आर्मी हमें चाहिए, और आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह उनके ऊपर बजट भी हम सही खर्च करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग भी है, उनकी अपनी कंपनीज भी है। तो पाकिस्तान आर्मी जिस तरह मिसाल स्ट्रॉन्ग है, हम तो इंडिया को मुंह दिखा सकते हैं, यानी उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमने किया भी है, हमने साथ में इनके गिराए हमने मिसाइल। और इंडिया जो से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? दुश्मनी हम कैसे कह रहे हैं? अभी दुश्मनी, अब इंडिया के हमारे साथ दुश्मनी ऐसे थोड़ी ना भी आके हमें गोली मार देंगे, ये वो कुछ भी नहीं है। एक अब देखें आप, वो भाई इकोनॉमी को ब्लॉक कर दिया, हमें पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया, और इससे बड़ी दुश्मनी हमारे अपने काम ऐसे हैं थोड़े से, वो भी हम अपने हुक्मरानों को कहते रहते हैं नवाज शरीफ सही है, वो गलत है। इंडिया ने थोड़ी ना किया, हाँ, वो ऐसे कहते हैं इंडिया ने किया, इंडिया का क्या? अरे अमेरिका पाकिस्तान से डरता था, और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम। मैं तो कहता हूँ मुझे बस एंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे एंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें, पाकिस्तान को किसी को, अमेरिका को दे दें। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना, एक ही दवा जो है ना पाकिस्तान को, जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें, ताकि